ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर के रिस्क को किस तरह रिड्यूस कर सकती हैं? उनकी किस तरह की डाइट हो या लाइफ़स्टाइल किस तरह के हों उनके कि ये अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में है भी, तो वो उसको मिनिमाइज़ कर सकें? अच्छा, अगर किसी भी लड़की की फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी मदर को या उसकी बड़ी सिस्टर को या किसी आंटी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसने सबसे पहले तो ये जो काम वो घर में कर सकती हैं वो है अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ओके। हर मंथ अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करें और 3 फिंगर्स की मदद से चारों क्वाड्रेंट्स ब्रेस्ट के और आर्मपिट ओके। ये चेक करें। उसके अंदर कोई भी अगर गिल्टी या कोई एबनॉर्मेलिटी या निपल में कोई भी चेंजेस या एबनॉर्मल डिस्चार्ज अगर उन्हें फील होता है तो फ़ौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करें। अब पाकिस्तान में अगर बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन शाइनेस की वजह से ब्रेस्ट के जो इश्यूज होते हैं वो डिस्क्लोज़ ही नहीं करती अनटिल कि उनको एक बहुत बड़ा लंप फील नहीं हो रहा या एबनॉर्मेलिटी काफ़ी नहीं बढ़ गई। और होता ये है कि जब उनको लंप फील होता है तो उस वक्त स्टेज 2 या स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर अक्सर डायग्नोज हो जाता है। और ये इतना कॉमन है कि हमारे पाकिस्तान में से हर 9 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है। तो एशियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमन रिस्क है और उसमें भी पाकिस्तान टॉप पे जा रहा है ब्रेस्ट कैंसर में। और इसकी वजह यही है कि इसके बारे में इतना खुल के बात नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें। जिन खवातीन की हिस्ट्री है वो साल में 1 दफ़ा अपनी किसी गायनाकोलॉजिस्ट से भी एग्जामिनेशन करवाएं, ताकि अगर वो कोई लंप मिस कर रही हैं या कोई एबनॉर्मेलिटी मिस कर रही हैं तो उनकी गायनाकोलॉजिस्ट पिक कर दें। और इसके अलावा अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हैं, आपने अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है जिसमें 30 टू 40 मिनट्स की डेली वॉक या मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए। अपनी डाइट बेहतर करें। मल्टीपल आपने कलरफुल फूड्स लेनी है, फ्रूट्स लें और वेजिटेबल्स लें। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है आपने। और अपनी 7 से 8 घंटे की नींद को पूरा करना है। रोज़ाना 2 लीटर पानी पीना है। कैफ़ीन वाली चीज़ें उनसे आपने अवॉइड करना है। हार्मोन्स को अवॉइड करें वो खवातीन जिनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है। यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज को आपने अवॉइड करना है। स्मोकिंग को अवॉइड करें। अल्कोहल की अगर हिस्ट्री है तो उसको अवॉइड करें और कैफ़ीन की इंटेक कम करें। और ब्रेस्ट फीडिंग इस मामले में सपोर्ट करती है। तो जिन खवातीन के बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड ज़रूर करवाएं, इससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। और इसके अलावा जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो अपनी जेनेटिक स्क्रीनिंग कराएं। अगर उनकी जीन्स के अंदर BRCA1 और BRCA2 जीन्स की म्यूटेशंस हैं तो इसकी वो स्क्रीनिंग करा के तो इसके प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स करवा सकती हैं। ठीक है। इसी तरह मेनोपॉज के करीब जो खवातीन जाती हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है कैंसर का, हर तरह के ओवेरियन या फिर यूट्रीन का और या फिर ब्रेस्ट का। उनको कोई स्पेशल विटामिन्स लेने चाहिए या फिर बस फूड और वॉक पे वो अपना फोकस रखें? हाँ, जो मेनोपॉजल खवातीन होती हैं बेसिकली जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो हमारी हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है और हमारी बोन्स को भी ऑस्टियोपोरोसिस से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन जब मेनोपॉज होता है एकदम से ईस्ट्रोजन हार्मोन ड्रॉप करता है जिसकी वजह से जो बोन्स होती हैं वो एकदम से एक्सपोज हो जाती हैं और उनकी बड़ी तेज़ी से इरोजन होना शुरू हो जाती है और उनमें से कैल्शियम और विटामिन डी निकलने लग जाता है। तो इसलिए आपको अपनी कैल्शियम और विटामिन डी अपनी डाइट में भी ऐड करना है और कोशिश करें आप इसका सप्लीमेंट भी स्टार्ट कर दें। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं ले सकती तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन या हफ्ते में कम से कम 2 बार विटामिन डी का और कैल्शियम का सप्लीमेंट लाजमी लें। और इसके अलावा ओमेगा 3 जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको नट्स से और सीड से मिलता है और इसके सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ये भी जो मेनोपॉजल खवातीन है वो यूज़ कर सकती हैं। ठीक है। मेनोपॉज के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी की मदर को जिस एज में हुआ है तो उनकी बेटियों को भी उसी एज तक चलेगा। इज़ इट ट्रू या फिर पहले भी हो सकता है उनको, या फिर अपनी उनकी मदर के जिस एज में हुआ है उसके एज के बाद? अच्छा, ये एक जनरल रूल है और यूजुअली होता ऐसे ही और होना भी ऐसे ही चाहिए कि आपकी बड़ी सिस्टर को, आपकी मदर को जिस एज में मेनोपॉज हुआ था आपको भी उससे +- 2 इयर्स तक मेनोपॉज हो जाना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल फैक्टर्स के ऊपर भी। समटाइम्स आपका एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स ज़्यादा होता है, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल ऐसा होता है, इसमें स्ट्रेस का एलिमेंट ज़्यादा होता है, आपकी नींद नहीं पूरी होती, तो ये सारी चीज़ें बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर देती हैं
जिसकी वजह से आपको अर्ली मेनोपॉज भी हो सकता है, जिसको हम प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, जिसमें 40 ईयर से पहले ही खवातीन के पीरियड्स भी रुक जाते हैं और ओवरीज भी उनके काम करना छोड़ देती हैं। तो वो बहुत प्री मेच्योर मेनोपॉज होता है और ऑब्वियसली वो प्रॉब्लमेटिक भी होता है। एक खातून जिसने 45 या 50 ईयर्स में जाके जिसको मेनोपॉज होना था, उसको अगर 40 ईयर्स में हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करेगी, उसकी बोन्स वीक हो जाएंगी, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। राइट। मेनोपॉज के भी अपने ही चैलेंजेस हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जिनसे मेनोपॉज इंड्यूस हो सकता है कि कोई मेडिसिन खा लिया, विटामिन के बहुत ज़्यादा खा लिया तो एकदम से मेनोपॉज आ गया? मेडिसिन में से अगर बात करें तो जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, यूजुअली ये अर्ली मेनोपॉज करा देते हैं। अच्छा। इनकी जो रेडिएशंस होती हैं या कीमोथेरेपी, इनके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ओवरीज को फेल कर देते हैं और ओवेरियन फेलियर प्री मेच्योरली हो सकता है। आयरन लेवल प्रेगनेंसी में या फिर आम तौर पे कितना अहम है? आयरन लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी खवातीन जब प्रेगनेंसी में एंटर होती हैं तो ऑलरेडी उनका हीमोग्लोबिन लेवल पूरा नहीं होता। तो हीमोग्लोबिन की बहुत इंपॉर्टेंस है प्रेगनेंसी में, क्योंकि एचबी ने या हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है मदर तक भी और बच्चे तक भी। तो अगर आपकी एचबी कम होगी तो आपके बेबी को भी ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलेगी, जिसकी वजह से उसकी जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से नहीं हो पाएगी। आपके बेबी को IUGR हो सकता है, बेबी वीक हो सकता है, उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है। तो आपकी अपनी एचबी का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका बेबी वीक हो सकता है, उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, आपको प्रेगनेंसी में इन्फेक्शंस हो सकती हैं। और जब डिलीवरी होती है अगर आपकी खुद की एचबी बहुत कम है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, आप PPH में जा सकती हैं। तो इसलिए आपकी एचबी का ऑप्टिमल होना बहुत ज़रूरी है। इसमें पहला स्टेप है अपनी डाइट को बेहतर करना। अपनी डाइट में मीट ऐड करें, फ्रूट्स ऐड करें और पालक और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। और डाइट के बाद आ जाती है बारी सप्लीमेंट्स की। तो हर खातून जो कि जिसको प्रेगनेंसी है वो आयरन सप्लीमेंट्स ज़रूर ले, क्योंकि तकरीबन हर खातून को प्रेगनेंसी में आयरन की कमी को फेस करना पड़ता है, किसी को कम और किसी को ज़्यादा। तो सबको ही आयरन सप्लीमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो ये सप्लीमेंट सबको लाजमी देना चाहिए। ओके। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पेन फ्री लेबर? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये टर्म चल रही है कि पेन फ्री लेबर हो सकती है, वो जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनका, वो क्या चीज़ है? मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल कि पेन फ्री उनको डिलीवरी हो? अच्छा, ये जो पेनलेस डिलीवरी होती है इसको हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कहते हैं। इसमें ये होता है कि हम एपिड्यूरल स्पेस में कैथीटर डाल के, इसका एक स्पेशल कैथीटर होता है, उस कैथीटर को हम पास करते हैं और उससे हम एनाल्जेसिया दे देते हैं। उससे ये होता है कि वुमन जो होती है, जो लेबरिंग पेशेंट होता है, वो इतना ज़्यादा फ्रीली मोबाइल नहीं हो सकता और उसको लेट के लेबर पेन्स लेनी होती हैं और वो लेबर पेन्स को महसूस नहीं कर रहे होते, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस उनको आ रही होती हैं और यूट्रस जो होती है वो सॉफ्ट हो रही होती है, उसकी ओपनिंग और उसकी डायलेटेशन हो रही होती है, यानी लेबर का प्रोसेस चल रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शंस भी आ रही होती हैं। लेकिन चूंकि पेशेंट का जो लोअर एब्डोमेन से लेके लेग्स तक का एरिया होता है वो थोड़ा सा सुन कर दिया जाता है, इसलिए पेशेंट को इतनी फील नहीं हो रही होती। अब इसका फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है और अगर इसके हम थोड़े से नुकसान की बात करें तो वो ये है कि इसमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लास्ट स्टेज पे जब पुश करना होता है, बियर डाउन करना होता है, तो चूंकि उनको पेन्स फील नहीं हो रही होती तो वो इतना अच्छा बियर डाउन नहीं कर सकती जितना नेचुरल लेबर के अंदर खवातीन बियर डाउन करती हैं, जिसकी वजह से हमें इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फोर्सेप्स का या वैक्यूम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनकी अपनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। राइट। ओके, थैंक यू सो मच। कोई एडवाइस खवातीन के लिए आप देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं जो एडवाइस देना चाहूँगी वो ये कि हर लेडी ने अपनी केयर करनी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर चाहे आप हाउसवाइफ हैं। आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन सब के साथ साथ आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना है और इसके साथ साथ आपने अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और अगर आप कोई एबनॉर्मेलिटी अपने अंदर फील करती हैं, जैसे कि आपको कोई परवेजाइनल डिस्चार्ज फील होता है, ब्रेस्ट लंप फील होता है
या आपको अपने पेट पे स्वेलिंग फील होती है, पीरियड्स की इरेगुलरिटी फील होती है, तो गायनाकोलॉजिस्ट से लाजमी डिस्कस करें। चाहे आप उनसे ऑनलाइन डिस्कस करें या आप उनको फिजिकल क्लिनिक में जाके डिस्कस करें, लेकिन एक बार किसी सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लाजमी लें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम अननोटिस ना रह जाए और आपकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत सीवियर स्टेज पे जाके डायग्नोज ना हो। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम।